हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी यूजीसी नेट जेआरएफ के सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करे थे मैंने। और मेरे पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। उस वीडियो को आप पहले देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसके ईजी एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज़ हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवोल्यूशंस आर लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिवोल्यूशन हिस्ट्री की लोकोमोटिव है। ये बात किसने करी है? तो हमेशा रिवोल्यूशन की बात करी है कार्ल मार्क्स ने, और उन्होंने बोला है हिस्ट्री में रिवोल्यूशन हमेशा होती आई हैं। तो रिवोल्यूशन के द्वारा ही एक सोसाइटी आगे बढ़ पाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is said to be the founder of structuralism in sociology and social anthropology. The options are A. Anthony Giddens, B. Levi-Strauss, C. Althusser, D. Radcliffe Brown. तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। तो फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की बात पहले की थी लेवी स्ट्रॉस ने। सो द राइट आंसर इज बी, लेवी स्ट्रॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has given the binary classificatory systems in the context of study of human mind. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड है बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड की स्टडी करी है यहाँ पे। द राइट आंसर इज क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। और वो बाइनरी क्लासिफिकेटरी क्या है? बाइनरी उन्होंने बात करी है बाइनरी अपोजिशन की। मतलब कि आपको अगर फॉर द एग्जांपल आपको अगर कोई सूप दे रहा है, ठीक है, तो वो गर्म सूप है, तो आप बोलते हैं अरे ये तो बहुत गर्म है, मैं पी नहीं पाऊँगा। तो आपको गर्म सूप है कैसे पता चला है? आपने कभी ठंडी सूप पी है, इस वजह से आपको गर्म सूप महसूस हो रहा है। मतलब आपने अगर ठंडी कभी महसूस करी है तभी आपको गर्म महसूस हो रहा है। आप अगर हमेशा गर्म ही महसूस करते, ठंडी कभी महसूस ही नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में ठंडा और गर्म होता भी है। तो इसको बाइनरी अपोजिशन बोलते हैं, जैसे कि दिन और रात, ठंडा गर्म, अप डाउन। ओके, moving to the next question, who has classified roles as pivotal, sufficiency relevant and peripheral in the theory of social structure. यहाँ पे कीवर्ड है theory of social structure। तो आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है, आप सोशल स्ट्रक्चर देख के शायद जीपी मर्डॉक राइट आंसर समझे, लेकिन एक गलत है। क्यों? क्योंकि जीपी मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर बुक लिखी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सो द राइट आंसर इज S.F. Nadel. So the right answer is option number A, S.F. Nadel. The next question asking you about मैच द फॉलोइंग लिस्ट, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ वर्क्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्क्स में क्या क्या है, या फिर ये बुक के नाम ही है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, डी गोल्डन बो। एंड द ऑथर्स आर S.F. Nadel, C. Levi-Strauss, जेम्स फ्रेजर, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। तो सबसे ईजीएस्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है वो है द थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसका है? थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है S.F. Nadel से। ओके, तो मैंने जैसे बोला था, अगर आपको एक भी ऑप्शन आप अगर मैच कर पा रहे हैं तो शायद आप राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद क्या 90% चांस ऐसी ही होती है। तो देख लेते हैं C.I. ऑप्शन में कहाँ है। तो हियर आर द ऑप्शंस। C.I. ऑप्शन नंबर C में ही है, आप देख लीजिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है। सो द राइट आंसर इज C। तभी एक बार हम मैच करवा लेते हैं। सो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है लेवी स्ट्रॉस से जुड़ी हुई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ए वर्क जो है वो रैडक्लिफ ब्राउन से जुड़ा हुआ है। थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर S.F. Nadel एंड गोल्डन बो, जेम्स फ्रेजर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सप्लेनिंग हिज व्यूज़ ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर, डर्कहाइम इन्वोक्ड व्हिच थियरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, ये जो वर्क है, कॉन्सेप्ट है, डर्कहाइम देते वक्त किसकी थियरी से इंस्पायर्ड हुए थे। सो द राइट आंसर इज डार्विनियन प्रिंसिपल। डार्विन की जो प्रिंसिपल है उससे इंस्पायर्ड होकर डर्कहाइम ने डिवीज़न ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन asking you about
whose name is associated with वर्स्टेहेन अप्रोच। तो वर्स्टेहेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वर्स्टेहेन अप्रोच जो है वो जुड़ा हुआ है मैक्स वेबर से, और वर्स्टेहेन का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड। वर्स्टेहेन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ को समझ जाओ उसको बोलते हैं वर्स्टेहेन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ रिटेन ऑन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बुक जो है वो किसने लिखी है? सो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप अगर आपको आपके मोहल्ले में हर लोग या फिर सोसाइटी में हर लोग आपको बोल रहे हैं कि दैट यू आर अ लूज़र, तो आप भी खुद को समझने लगते हैं हाँ मैं लूज़र ही हूँ। आपको भी लगता है कि हाँ मैं लूज़र ही हूँ, जबकि आप मे भी विनर हो सकते हैं या फिर आप विनर हैं भी, लेकिन तब भी सोसाइटी आपको जिस नज़रिए से देखती है आप भी खुद को उसी नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं, और अकॉर्डिंगली आप खुद की बिहेवियर उसी तरह क्या होती है? इन्फ्लुएंस होने लगती है। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो वर्क है वो दिया है R.K. मर्टन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has classified religion and magic sacred and science as unholy। so यहाँ पे keywords देख लेते हैं। religion, magic, science, sacred, ये सब कुछ keywords है और ये जुड़ा हुआ है आपके ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की से। so the right answer is ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की। the next question asking you about who among the following has considered human society as a moving यहाँ पे moving होगा, मूविंग इक्विलिब्रियम। ओके, तो आपको सोसाइटी एक मूविंग इक्विलिब्रियम है, ये बात करते हैं टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन बोलते हैं सोशल सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बनाए हुए एग्जिस्ट करती है या फिर मूव करती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लासिफाइड एक्शन इन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल कैटेगरीज। तो लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात करते हैं वेल्फीड और पैरेटो। तो लॉजिकल एक्शन क्या होता है? जब आप अपना कोई भी एक्शन करते हैं जो लिंक होता है लॉजिक से, ओके, जिसका एंड भी लॉजिकल ही होता है, तो उसको लॉजिकल एक्शन बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि नॉन लॉजिकल क्या है? कि सारे एक्शन लॉजिकल के अंडर नहीं आ सकते, ओके, जो उससे परे हैं तो उसको बोला जाता है नॉन लॉजिकल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो कौन से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एम्फेसिस करता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो लेवल या फिर माइक्रो लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल एंटिटीज, या फिर नन ऑफ दिस। सो हियर योर राइट आंसर इज माइक्रो लेवल सोशल इंटरेक्शन। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक माइक्रो लेवल है, नॉट मैक्रो लेवल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास फॉर इटसेल्फ, टू रिफ्लेक्ट द मूवमेंट फ्रॉम अ क्लास पोटेंशियल सेल्फ अवेयरनेस टू एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस। तो किसने यहाँ पे डिस्टिंक्ट किया है कि क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ होता है, और क्या करने के लिए कि आप सेल्फ अवेयर सच में हैं या फिर सिर्फ आप सेल्फ अवेयर होने का नाटक कर रहे हैं, उस पर किसने बात करी है? तो सबको पता है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की बात कार्ल मार्क्स ने करी है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज considering both conflict and consensus are the two sides of the same coin, who felt that यहाँ पे handling होगा both the faces was difficult। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसेंसस और कन्फ्लिक्ट को सेम कॉइन के दो साइड कौन बताता है? तो राइट आंसर जो है वो डारेंट्रॉप हो जाएगा। डारेंट्रॉप बोलते हैं हमको कंसेंसस को समझने के लिए फंक्शनलिज्म अप्लाई करना ज़रूरी है, और कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कन्फ्लिक्ट थ्योरी, और ये दोनों एक कॉइन के दो साइड्स हैं और दोनों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who made it clear that the focus on conflict should not be ideological but rather it should be a focus on the central process in social life,
ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कन्फ्लिक्ट को एक आइडियोलॉजी की तरह नहीं लेना चाहिए, कन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी आइडियोलॉजिकल। एक कन्फ्लिक्ट को ही आइडियोलॉजी लेके चलना, दिस इज़ नॉट राइट। लेकिन क्या होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट को एक सेंट्रल प्रोसेस लेके चलना चाहिए। ओके, हमारे सोशल लाइफ में एक सेंट्रल प्रोसेस लेके चलना चाहिए। तो इसकी बात करते हैं आर कॉलिंस। सो द राइट आंसर इज आर कॉलिंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक द आइडिया ऑफ सोशल साइंस हैज़ रिटेन बाय। आइडिया ऑफ सोशल साइंस जो बुक है वो लिखी है पी विंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ intersubjectivity. The concept of intersubjectivity has been used in the writings of which sociologist? intersubjectivity ये कीवर्ड है। intersubjectivity की बात करी है अल्फ्रेड सूज ने। और intersubjectivity क्या होता है? intersubjectivity एक हमारे लाइफ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। और लाइफ वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, हम सोशल रियलिटी क्रिएट करते हैं, एज वेल एज हम जो कल्चर और सोशल फैक्टर है उससे भी हम क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर से भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, जैसे कि टेक एन एग्जांपल दैट जब हम बड़े होते हैं, मतलब जब होश संभालने लगते हैं, तो कोई भी हमारे घर में बड़ा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पैर छू के उनको नमस्ते करते हैं। ओके, लेकिन ये हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, शायद ये हमारे घर पे किसी ने नहीं किया हुआ लेकिन मैं कर रही हूँ, तो ये क्रिएट कर एज वेल एज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट भी है। हमको बड़े बूढ़े सिखाते भी हैं कि हम पैर छू के नमस्ते करें। एक सिंबल ऑफ क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे लाइफ वर्ल्ड या इंटरसब्जेक्टिविटी का एक हिस्सा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जजमेंट एंड वैल्यू रेफरेंस हैज़ गिवन बाय। वैल्यू जजमेंट और वैल्यू रेफरेंस, वैल्यू जजमेंट और वैल्यू रेफरेंस एक कीवर्ड है और जो कि जुड़ा हुआ है मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। सो द राइट आंसर इज मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग मल्टीपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन द सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब आप आपका रिसर्च इंटरेस्ट एक एरिया पे हो या फिर आप एक टॉपिक पे हो, लेकिन आप डिफरेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर फील्ड रिसर्च, एथनोग्राफी, ट्रायंगुलेशन, वेरिएशन। सो द राइट आंसर इज ट्रायंगुलेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ रैंडम सैम्पल। तो रैंडम सैम्पल को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस में देख लेते हैं। द रिसर्चर प्रीटेस्ट द सब्जेक्ट। क्या रिसर्चर पहले सब्जेक्ट को प्री टेस्ट करता है, या रिसर्चर एक पायलट स्टडी कंडक्ट करता है, या फिर रिसर्चर 100 लोगों को लेना ज़रूरी होता है, या फिर हर एक पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिलती है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सो द राइट आंसर इज डी, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ही यही होता है। बाकी 3 ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एट फर्स्ट यूज्ड सर्वे मेथड इन सोशल साइंस रिसर्च। तो सर्वे मेथड सोशल साइंस रिसर्च में किसने यूज़ किया था? तो ऑप्शंस आर चार्ल्स बूथ, विलियम गुडे, C.A. मॉजर, डी जाहोडा। ओके, सो द राइट आंसर इज चार्ल्स बूथ। The next question is which research method can be used most appropriately for the objective, quantitative and system study of communication material। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन सा मेथड जो है जो ज़्यादातर यूज़ होता है किस लिए? ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल के लिए। सो द राइट आंसर इज कंटेंट एनालिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did Andre Bette conduct his field work for his study of caste, class and power। तो आंद्रे बेते ने अपना जो स्टडी है कास्ट, क्लास एंड पावर, वो कहाँ पे कंडक्ट किया था, कौन से जगह पे उनकी फील्ड वर्क हुई थी? सो द ऑप्शंस आर रामपुरा, श्रीपुरम, खालापुर, किशनगढ़ी। सो द हियर द राइट आंसर इज श्रीपुरम। ओके, रामपुरा नहीं होगा, रामपुरा MN श्रीनिवास की फील्ड स्टडी का हिस्सा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रामपुरा नहीं होगा, द ऑप्शन राइट आंसर इज श्रीपुरम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके ऑथर है W.F. वाइट। द लास्ट क्वेश्चन इज
हु इज़ द ऑथर ऑफ डी स्कूलिंग थियरी? डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी या फिर डी स्कूलिंग थियरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्टली हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इवान इलिच. ओके, hope you guys liked my video and learned something. Thanks for watching.